जब भी हम किसी पार्टिसिपेंट से कंसेंट लेते हैं तो उनसे सिर्फ अपनी शराइत पर हाँ कहलवाना मकसूद नहीं है। उन्हें पहले से ये मालूम होना चाहिए कि वो किस रिसर्च में और किन शराइत पर हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी किसी भी रिसर्च का एक अहम हिस्सा जानी जाती है। रिसर्च में हिस्सा लेने वाले अफराद यानी कि पार्टिसिपेंट को इस बात की यकीन दहानी करवाई जाती है कि उनसे हासिल करदा मालूमात और उनकी शनाख्त तक सिर्फ मुहक्कक और रसाई हासिल होगी और उनसे हासिल करदा उनकी मालूमात को उनकी बगैर इजाज़त के किसी भी तीसरी पार्टी से शेयर नहीं किया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस किसी भी रिसर्च के लिए एथिकल ग्राउंड मुहैया करती हैं, लेकिन चूँकि हर रिसर्च दूसरी रिसर्च से मुख्तलिफ होती है, इसीलिए मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ह्यूमन सब्जेक्ट कमेटी और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कायम किए जाते हैं। ये कमेटी उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मुनक्कद होने वाली रिसर्च के एथिकल होने की ज़ामिन होती हैं और इसके साथ साथ इस बात की भी यकीन दहानी कराती हैं कि इस रिसर्च में हिस्सा लेने वाले अफराद हर तरह से महफूज होंगे। रिसर्च मुकम्मल होने के बाद पार्टिसिपेंट को ये हक हासिल है कि वो रिसर्च का तरीक़ाकार और रिसर्च का मकसद रिसर्चर के साथ डिस्कस कर सकें। रिसर्चर को चाहिए कि वो पार्टिसिपेंट को रिसर्च में शामिल होने का मकसद और इसके किरदार के बारे में बखूबी आगाह करें। रिसर्चर ने अगर किसी मुकाम पर पार्टिसिपेंट से रिसर्च के बारे में कोई चीज़ खुफिया रखी है तो रिसर्च मुकम्मल होने के बाद रिसर्चर पार्टिसिपेंट को इन तमाम जिन चीज़ों को खुफिया रखा गया है उनके बारे में आगाह करेगा और इनको खुफिया रखने की वजूहात के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही देगा। डीब्रीफिंग का अमल जितनी जल्दी हो सके शुरू कर देना चाहिए ताकि रिसर्च से मुतल्लिक पार्टिसिपेंट को किसी किस्म की परेशानी और बेयकीनी ना रहे। डीब्रीफिंग का मकसद ये नहीं कि सिर्फ पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, बल्कि पार्टिसिपेंट जिस हालत में रिसर्च में शामिल हुआ था ये यकीन दहानी कराई जाए कि पार्टिसिपेंट उसी ज़हनी हालत में रिसर्च को छोड़े। डीब्रीफिंग के बाद भी अगर पार्टिसिपेंट को किसी किस्म की परेशानी हो तो उसे काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट एक एथिक्स है कि आपने पार्टिसिपेंट को बताना है कि ही हैज़ द राइट टू लीव द स्टडी एट एनी टाइम। उसके पास ये हक होता है जो कि इन्फॉर्म कंसेंट में उसको प्रोवाइड किया जाता है कि वो स्टडी को छोड़ सकता है जब भी वो चाहे, कोई माकूल वजह बताए बगैर। अब ये है कि जब वो स्टडी को छोड़ता है तो उसमें अगर कोई इसको हार्म होता है, अगर कोई स्टडी पार्टी वो एग्जामिनर को हार्म होता है रिसर्चर को, या कोई लॉस ऑफ बेनिफिट होता है जो कि होता है पार्टिसिपेंट पे, मतलब अगर वो कोई इसको फ़ायदा मिल रहा है, जैसे कि अगर क्रेडिट आवर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं उस रिसर्च के ऊपर, अगर पार्टिसिपेंट लीव करता है और वो उसको क्रेडिट आवर, ऐसा नहीं है कि अगर वो स्टडी लीव करता है तो उसको वो नहीं मिलेंगे। अब ये है कि पार्टिसिपेंट स्टडी से विड्रॉ क्यों करते हैं। अब विड्रॉ करने के काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक, अगर उसने पार्टिसिपेट किया स्टडी में, जैसे कि कोई थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की जा रही है दो ग्रुप्स के ऊपर, अगर उसका पार्टिसिपेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है तो वो स्टडी को लीव कर सकता है, लेकिन उसके बाद रिसर्चर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्टिसिपेंट को उसके कोई ऑल्टरनेशन ट्रीटमेंट की ऑप्शन भी दे। उसको ये प्रोविज़न होनी चाहिए वो कहीं जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सके। और इसके अलावा अगर पार्टिसिपेंट का डाटा अगर वो देता है, वो डीब्रीफ किया जाता है अगर उसको बाद में रिसर्च के, तो वो तब भी पार्टिसिपेंट के पास राइट है कि वो विड्रॉ कर सके और वो भी ये भी डिमांड कर सकता है जो उसका डाटा और रिकॉर्डिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जब भी हम किसी पार्टिसिपेंट से कंसेंट लेते हैं तो उनसे सिर्फ अपनी शराइत पर हाँ कहलवाना मकसूद नहीं है। उन्हें पहले से ये मालूम होना चाहिए कि वो किस रिसर्च में और किन शराइत पर हिस्सा ले रहे हैं। स्टडी के शुरू होने से पहले ही रिसर्चर को पार्टिसिपेंट के साथ अपनी तहकीक के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए और फिर उसके बाद उनसे कंसेंट लेना चाहिए कि वो इस रिसर्च के में हिस्सा लेने के लिए अपनी पूरी फ्री विल के साथ, पूरी रजामंदी के साथ रजामंद हैं। बालिग अफराद और बड़े जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो अपने लिए खुद रजामंदी का इजहार कर सकते हैं, जबकि बच्चे और नाबालिग अफराद के कंसेंट के लिए उनके लीगल गार्डियंस और पेरेंट्स से इजाज़तनामा दरकार होगा। एक बेहतर कंसेंट के लिए रिसर्चर कंसेंट फॉर्म के साथ एक लिस्ट भी ऐड कर सकता है जिसमें उस रिसर्च की मुकम्मल तफासिल, तमाम रिस्क और बेनिफिट्स, ख़ास तौर पर उस शख्स के लिए वो फ़वाइद जो उस रिसर्च का हिस्सा है और मुआशरे के लिए फ़वाइद शामिल हों। उस लिस्ट में उस शख्स की मालूमात भी होनी चाहिए कि अगर कोई पार्टिसिपेंट कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, कोई सवाल करना चाहे या एमरजेंसी की सूरत में रब्ता करना चाहे
तो मुतलका शख्स जिससे वो राब्ता कर सके कि इंफॉर्मेशन भी सारी की सारी उस लिस्ट में शामिल हो। डिसेप्शन एक ऐसा अमल है जिसके तहत शुरका से कुछ मालूमात सीगा राज में रखी जाती हैं। धोखाधही जानबूझकर भी की जा सकती है, कॉन्फिडरेट्स इस्तेमाल करके भी की जा सकती है, फील्ड सेटिंग्स में चेंजेस करके भी की जा सकती है। इसके अलावा हदायत देने में कोई इब्तिहाम पैदा करके भी की जा सकती है। कभी कभी डिसेप्शन का अमल ज़रूरी हो जाता है, ये इसलिए ताकि पार्टिसिपेंट को डिमांड करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कम से कम पता चले और वो अपने असली जज्बात की नुमाइंदगी आराम से सच्चे तरीके से कर सके। किसी किस्म के डिसेप्शन का अमल इस्तेमाल करने के बाद डी ब्रीफिंग फौरी तौर पर फराहम करनी चाहिए। मुहक्किक को चाहिए कि कल्चरली रेलेवेंट ग्रुप्स से मशवरा करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए कि शुरका को इंकशाफात होने के बाद कितनी परेशानी से का सामना करना पड़ेगा। कुछ मुहक्किकीन डिसेप्शन को एक नाजायज़ अमल करार देते हैं। इसकी अवलीन वजह यह है कि ये एक पार्टिसिपेंट की हक़ के इंतखाब की खिलाफ वर्जी करता है। दोम ये कि एक नाजायज़ बुनियाद है जिस पे नज़्म व ज़ब्त कायम नहीं किया जा सकता, और सोम ये कि ये प्रोफेशनल साइकोलॉजी के ऊपर एक अदम एतमाद का बाइस भी बनता है।